असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जब उसकी आंख खुली तो कमरे में अकेले पाया, क्योंकि रात भर वो जागती रही थी, इसलिए उसकी आंख अब खुली थी। जब 2 बज चुके थे वो जल्दी से उठकर इतराफ़ का जायजा लेने लगी, मगर वाकई शहराम कमरे में कहीं नहीं था। यही मौका था उसके पास। वो जल्दी से बाहर चली गई। अपने सारे कामों से फारिग होने के बाद वो लिफ्ट के जरिए नीचे गई, जहाँ मुलाजिम कामों में मसरूफ़ थे। बेगम साहिबा, आपका नाश्ता तैयार है? नहीं, फिलहाल मुझे भूख नहीं है। शेराम और बाकी लोग कहाँ हैं? जी, वो सब तो किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। अलीशा स्पा में सर हिलाते हुए ड्राइंग रूम में चली गई, जहाँ एक मुलाजिमा तकरीबन सारी सफाई मुकम्मल कर चुकी थी। सुनो जी, घर में कोई टेलीफोन वगैरह नहीं है क्या? जी, इसका तो मुझे नहीं पता। शायद साहब हमेशा अपना पर्स या मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और तुम लोगों में से किसी के पास मोबाइल नहीं है? अलीशा के बाप पर उसको देखने लगी। मेरा मतलब, तुम लोग पाकिस्तान के लगते हो। अब तुम्हारी बाकी की फैमिली तो वहीं होगी ना, तो इनसे बात कैसे करते हो? अलीशा ने बात संभाली। हम सब मुस्तकिल यहीं नहीं रहते। यहाँ तो शाहिद साहब ने हमें अब भेजा था ताकि हम सब यहाँ काम कर सके, वरना यहाँ इसी ही मुल्क के मुलाजमिन होते हैं। अच्छा। रिचा समझ चुकी थी उसके पास मोबाइल नहीं होगा। तभी मस्जिद वक्त जाने के बगैर वो बाहर आ गई, जहाँ बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे। साथ ही बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी थी। रिचा की नजर सामने ही बने मुजस्मे पर गई, जब बीस और ब्यूटी का मुजस्मा बना हुआ था। क्या मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझूं कि मुझे इतना प्यार करने वाला शख्स मिला है, या फिर मैं खुद को इस दुनिया के सबसे बदनसीब लड़की समझूं कि उस शख्स ने मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया। वो खुदी सोचे जा रही थी, न जाने कि उसका दिल शहराम का तस्वर करते वक्त धड़कने लगता था, और दिल पर हाथ रखे श्रीराम के बारे में सोच रही थी, जब एक गार्ड वहां आया। मैम, आप ठीक है? मैम, मैंने पूछा, आप ठीक है? कुछ चाहिए आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। अलीशा वापस अंदर जाने लगी, मगर तब उसके दिमाग में ख्याल आया। सुनो जी मैम, मुझे शहराम से बात करनी है। कहाँ है वो? क्या बात हो सकती है मेरी उनसे? वो एक अहम काम से बाहर गए हैं, वापस शाम तक वापस आ जाएंगे। अगर आप कहें तो मैं उनको कॉल मिलाऊं? हाँ प्लीज। गार्ड ने अपना मोबाइल निकालकर श्रीराम का नंबर डायल किया, मगर ऑफ जा रहा था। उसे फिर से ट्राई किया, मगर फिर से ऑफ था। क्या हुआ? सर, मैम सर का नंबर ऑफ जा रहा है। आप फिक्र ना करें, वो जब मसरूफ होते हैं तो फ़ोन बंद रखते हैं। जैसे वो कॉल पिक बैक करेंगे मैं आपको बता दूंगा। क्या मुझे मोबाइल मिल सकता है? सॉरी मैम, हमें बहुत सी अहम मालूमात के लिए हर वक्त अपने पास मोबाइल रखना पड़ता है। ओके। अलीशा मुंह बनाए वापस आ गई थी। आहर करती भी तो क्या, एक बार फिर उसका प्लान खराब हो गया था। डैड, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मुझे 1 महीने से ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। वो अपने कमरे में आकर खुद ही बोले जा रही थी। अब उसे फिर से एक नया प्लान सोचना था, जो शायद वो आसानी से पूरा कर सके। हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। 3 घंटे के अंदर अंदर हमें इस जगह को पहले से गेटे में ले लेना है। बासम, तुम डिवाइस बॉक्स हाथ में रखोगे, मगर जब तक वो लोग ढेल को ना छोड़े तुम यहीं पर खड़े रहोगे। वो लोग इस वक्त एक फ्लैट में मौजूद थे, और इस जगह से थोड़े दूर थे जहाँ उन्होंने डॉन को बुलाया था। 20, अगर डॉन ने एन पर कोई हरकत की तो डॉन खुद नहीं आएगा, बल्कि अपने चेले को भेजेगा, और कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। सब तुम्हें 20 ही समझेंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। गार्ड्स वहां होंगे तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए। बस तुम वही करना जो मैंने कहा है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। 20 से सब कुछ समझा चुका था, मगर बासम पता नहीं क्यों थोड़ा घबरा रहा था। बासम, जब डॉन के आदमी रोहिल को लेकर आएंगे तो मुनोफल उसे जिस गाड़ी में बिठाकर रवाना करेगा, इस गाड़ी में तुम दोनों भी होगे। इसी दौरान मैं तुम सबसे कुंडा बिठाऊंगा। ओके बीस। वो सब रेडी थे। बीस ने अपने गार्ड को कॉल करके इस जगह पर मुकम्मल कब्जा करने का कहा था, जिस पर वो लोग आसपास फैल चुके थे, ताकि जो भी आए वो बिना कोई मजामत किए अपने काम के बाद वापस चला जाए। उठाओ, उससे बहुत हो गया सोना। उसके पापा दोनों आदमी ने रोहेल के मुंह पर पानी फेंका, जिससे रोहेल ने आंखें खोली। इसकी तमाम चीजें उसे वापस ला कर दो। नकाबपोश की पापा एक आदमी जल्दी से सामने टेबल पर रखा हुआ उसका मोबाइल, आईपैड और इलेक्ट्रिक लेटर उसके करीब लाने लगा। मोबाइल रखो, बच गई हो तुम, मगर जल्द ही तुम सबसे हिसाब लूंगा मैं। उसने हर बार की तरह आज भी रोहेल का मुंह दबोचा हुआ था। वो न जाने किस किस्म के बरास निकाल करता था। उसका मकसद रोहेल के समझ से बाहर था। सर जी, ये रहा उसका सामान। गुड। उसकी हालत ठीक करो और जल्दी से नीचे घर में लेकर आओ। वो सामने खड़े आदमी पर हुक्म सातल करता हुआ बड़े बड़े डग बढ़ता वहां से चला गया, जबकि अब वो दोनों आदमी रुहेल को बाजू से पकड़कर कुर्सी पर बिठा चुके थे। उसके चेहरे पर लगा खून साफ करने लगे। ध्यान से, ऐसा ना हो भी तुम सबको फिर से बेवकूफ बना दे। डॉन के बाप पर उसने अपने हाथ की मुठ्ठियां बनाई, मगर वो करता भी क्या। उसे हर हाल में अपना मकसद हासिल करना था, जिसके लिए वो डॉन के हाथ के नीचे काम करने पर मजबूर हो गया था। वक्त हो चुका था। अब वो लोग एक दूसरे के सामने थे। एक तरफ बासम, जो 20 के बेस में था, दूसरी तरफ वही नकाबपोश आदमी जो अपनी शख्सियत से डॉन का कोई खास आदमी मालूम हो रहा था। डिवाइसेस लाए हो? यस। उसके पापा 20, जो कि बासम था, उसे हाँ में जवाब दिया, जिस पर वो आगे बढ़ने लगा। अब वो उसके बिल्कुल सामने आ रहा था।
वहीं रुको और हमारे बंदे को भेजो, फिर ये बॉक्स तुम्हारा। और अगर तुमने कोई होशियारी की तो। इस नकाबपोश ने आंखें छोटी करती घमंडी अंदाज में कहा। मगर सामने भी 20 का स्टूडेंट था। जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे। 20 की बात सुनकर पहले वो क्या लगाने लगा, फिर कुछ सोचते हुए पीछे खड़े आदमी को इशारा किया, जिस पर वो गाड़ी के अंदर से रुहेल को निकाल कर सामने लाने लगा। रुहेल को देखते ही 20, जो कैमरे के जरिए सब देख रहा था, परेशान हुआ, क्योंकि उसने तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। बाथरूम के इशारे पर नौफल आगे बढ़ा और रुहेल को साथ लाने लगा। बाक्स, इस नकाबपोश ने फिर से कहा तो बासम ने हाथ आगे बढ़ाकर बॉक्स उसके हवाले किया, जिस पर वो उसे खोलकर देखने लगा और कान में लगे हुए ईयरफोन पर बात करने लगा। साइड डिवाइसेस हैं। बासम के इशारे पर नौफल रुहेल को साथ लेकर गाड़ी में जा चुका था। इन सब के मुंह पर मास्क था, जबकि दूसरी तरफ भी कुछ ऐसा ही मंजर था। मगर रुहेल पहचान चल रहा था कि ये बासम है, 20 नहीं। जब रुहेल की गाड़ी वहां से दूर चली गई, तब 20 ने इन सबको जाने का इशारा किया। किसी किस्म की होशियारी किए बगैर यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। हाँ 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 ओके, लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा। डॉन सब कुछ सुन रहा था, उसे इस बात गुस्सा आ रहा था कि आर वो बात क्यों बढ़ाना चाहता है। कहो। बात हमने सवाल नजर उसको देखा, जिस पर वो 2 कदम आगे आया तो 20 के तमाम गार्ड्स ने अपनी बंदूकें लौटका ली। अपने 20 से कहना कि एक दिन मैं उससे उसकी तमाम ताकतों को छीन लूंगा, उसका भरम भी खुद तोड़ूंगा, और एक दिन वो खुद मेरे पैरों पर गिर कर अपनी खुशियों की भीख मांगेगा। वो अपनी बात खत्म करता हुआ पलटने लगा था, जब बासम बहुत हैरान हुआ कि वो शख्स पहचान तो चुका था कि वो 20 नहीं है, जबकि दूसरा 20 भी इसकी बात पर गौर सुन चुका था। ये तो वक्त बताएगा कौन किसके कदम में गिरेगा। बासम की बात पर वो रुका, मगर बिना कुछ कहे वापस अपनी गाड़ी की तरफ चला गया, और कुछ देर में इसमें उसके तमाम आदमी वापस जा चुके थे, जबकि अब बासम भी 20 का इशारा मिलते ही वापस आ गया। वो फ्लैट आ चुका था जहाँ 20 उसका मुंतजिर था। रोहेल 20 आगे कुछ कहता, वो जल्दी से उसके करीब आया, उसके गले लग गया, जिस पर वो खामोश हो गया। क्या आप भी मुझसे नाराज हो? इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हमें फार्म हाउस जाना है। 20 अपनी बात मुकम्मल करता वहां से चला गया। मतलब साफ था कि 20 को उस पर अभी बहुत गुस्सा था, मगर वो खामोशी से 20 के पीछे चला गया। उनकी गाड़ियां अलग थी। 20 ने सबसे आगे वाली गाड़ी में था, जबकि रोहेल, नोफल, मेहर और होरैन एक गाड़ी में सबसे पीछे वाली गाड़ी में बासम था। शेराम का मोबाइल फिर से बजने लगा। हेलो सर, मैम आपसे बात करना चाह रही थी। मैं उन्हें फोन देता हूँ। नहीं रहने दो, मैं घर आ रहा हूँ। शेराम ने भी बात मुकम्मल करके फोन बंद कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ अरीशा उसके गार्ड की शक्ल देख रही थी, जो खामोशी से अब सर झुकाए खड़ा था। क्या हुआ? क्या कहा है शेराम ने? मैम सर वापस आ रहे हैं, मगर मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज मुझे मोबाइल दे। शेराम की वापसी का सुनकर अरीशा बुखलाहट का शिकार हो चुकी थी। अब वो बेचारा करता भी क्या, उसने अपना मोबाइल उसके हवाले कर दिया, जिसे लेकर वो कमरे में भागी। उफ, क्या नंबर था डैड का। वो सर पकड़े नंबर याद करने की कोशिश करने लगी, मगर कुछ याद नहीं आया। हारून का ट्राई करती हूँ। उसने फिर से नंबर ट्राई किया, मगर इस बार नंबर ऑफ जा रहा था। हारून का नंबर बंद है, वो तो कभी भी अपना नंबर बंद नहीं करता। वो फिर से ट्राई करने लगी। तकरीबन 5 मिनट यूं ही गुजरे, मगर नंबर ऑन ना हुआ। श्याम की गाड़ी फार्म हाउस के अंदर एंटर हो चुकी थी। अब वो गाड़ी से भी उतर चुका था। सर, वो मैम, मैं आ चुका हूँ, देख लूंगा उसे। सर, मगर उन्होंने आपको कॉल करने के लिए मोबाइल लिया था। शेराम जो अंदर की तरफ बढ़ रहा था, अब यकदम उसके कदम रुके। आंखों में अजीब सा गुस्सा लिया, उस गार्ड को घूरने लगा। उनने मोबाइल मांगा, तुमने दे दिया। उसकी रोबदार आवाज पर वो सर झुका गया। सॉरी सर, सॉरी माई फुट। वो एकदम चूक कर 2 कदम दूर हुआ, क्योंकि सामने कुछ देर पहले वाला शेराम नहीं बल्कि 20 दिखाई दे रहा था। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए बेचारे को मुश्किल में डाल गया था। वह खरा यही सोच रहा था कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। हारून प्लीज नंबर ऑन करो। वो फिर से उसे कॉल पर कॉल किए जा रही थी, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना था। उफ हारून, ये तो कॉल ही नहीं उठा रहा। अब क्या होगा? वो इस बात से अनजान थी कि दरवाजे पर खड़ा शख्स आंखों में गुस्सा लिए उसे ही घूर रहा था। मैं बताऊंगा कि अब क्या होगा। श्रीराम की बात पर वो चौंकी और पलटी। जहां तो उसकी अब जा रही थी, सामने खड़े शख्स को देखकर वो पहले वाला शेराम लग ही नहीं रहा था। शेराम मोबाइल छूकर जमीन पर गिरा। उसे अपने जिस्म से जान निकलते हुए महसूस हो रही थी। न जाने वो जालिम इंसान अब उसके साथ क्या करने वाला था। न जाने वो अब उसके किस किस्म की सजा से दो चार करने वाला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेट पीछे मुझे धोखा देने की? हाँ, वो उसकी बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए रोबदा आवाज में बोला, जिससे सामने खड़ी अरीशा सहम सी गई। मैंने मना किया था ना कि फिर आहर तुमने करना क्या चाहती हो? क्या तुम अपने बाप की और अपने बॉयफ्रेंड की जिंदगी अजीज नहीं है? उसका लहजा बेहद सख्त था। आंखों से वैसे टपक रही थी, गले की नसें उभरने लगी थी। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। झूठ, एक बार फिर से झूठ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पीठ पर खंजर घोंपोगी और मैं बेखबर रहूंगा? श्रीराम की गिरफ्त उसे दर्द में मुतला कर रही थी। दर्द की शिद्दत और गुस्से के डर से उसकी आंखों से बेसाता आंसू निकलने लगे, जो पल भर में उसके चेहरे को तय कर गए थे। श्रीराम प्लीज छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। अच्छा, तुम्हें दर्द हो रहा है? और जो तुम मुझे हर रोज अजियत देती हो उसका क्या? हाँ,
कि मैं वाकई रिमोट हूँ, मेरे कोई जज्बात नहीं है। उसकी तन आंखों में अपनी पूरी इसरार बुरी आंखों की तपश करता हुआ वो उसे अपने करीब करता हुआ शिद्दत पर लहजे में बोला, शेरा, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मुझे बात करनी थी डैड से। उनका नंबर मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए तुमने सोचा क्यों ना अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर ली जाए, राइट? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इस 2 टोके के बॉयफ्रेंड से मदद मांगोगी और वो यहाँ आकर तुम्हें आज़ाद करवा लेगा? मिसिस अरीशा शेहराम मलिक, कितनी बार कहूँ कि तुम्हें यहाँ से कोई आज़ाद नहीं करवा सकता। वो पहले ही उसे डरी हुई थी, मगर वो जालिम शख्स उसे खुद के करीब करता हुआ मस्जिद खौफजदा कर गया था, जिस पर वो बीकी आंखों से उसको देखने लगी। तुम आप सारी जिंदगी मेरी कैद में रहोगी, तुम चाह कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। हाँ, ढूंढ तो क्या, तुम्हें मुझसे मौत भी नहीं दूर कर सकती। उसकी नाजुक सी कमर को पकड़ता हुआ वो उसके लबों के करीब आ चुका था, इतना करीब कि उसकी सांसों की महक महसूस कर सकती थी। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, सिर्फ मुझे महसूस करो, सिर्फ मेरी बाहों में पना लो। उसके नाजुक पंखड़ी जैसे लबों को छूते हुए वो दीवानावार अंदाज में कहने लगा था, जिस पर उसकी जान जाने लगी थी। आखिर क्यों तुम मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढती हो? आखिर क्या मिलता है तुम्हें मुझसे दूर रहकर? सुकून। उसे अपना झुकता हुआ देख वो स्वार लहजे में कहने लगे, जिस पर वो करीब आता हुआ शख्स एकदम रुका, उसे अपनी बुरी आंखों से घूरने लगा। सुकून मिलता है मुझे तुमसे दूर रहकर, बहुत सारा सुकून। नहीं रहना चाहती मैं तुम्हारी बाहों में, नहीं सोचना चाहती मैं तुम्हारे बारे में, नहीं महसूस करना चाहती मैं तुम्हें। घुटन होती है मुझे तुम्हारे करीब आकर, दम घुटता है मेरा तुम्हारी बाहों के हसार में रहकर। और तुम बात करते हो इस घुटन में कैद रखने की। उसका स्पाट लहजा अब शेराम को मजीद गुस्सा दिला रहा था। अंदर ही अंदर कहीं उसे कुछ अजीब सी चुभन सी महसूस हो रही थी। वो आहर उसकी मोहब्बत को, उसके जज्बात को, उसके जुनून को अपने कड़वे लहजे के कदमों तले रोंद रही थी। आहर वो किस तरह की मोहब्बत से पीछा छुड़ाना चाह रही थी, वो मोहब्बत जिसे हासिल करने के लिए लोग तमन्ना करते हैं। इस घमंडी लड़की को उसकी शिद्दत बड़ी मोहब्बत से घुटन महसूस हो रही थी। क्या कहा तुमने? तुम्हें घुटन लगती है मेरी मोहब्बत? तुम्हें मुझसे दूर रहकर सुकून महसूस होता है? तुम जान छुड़ाना चाहती हो मुझसे? वो घुराते हुए उसके बाजू को जकड़ने लगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आहर क्यों रहूं इस शख्स के साथ जिससे मैं मोहब्बत ही नहीं करती? वो आहर किससे मोहब्बत करती हो तुम? हाँ, इस रून से, इस गद्दार इंसान से, इस बकाऊ माल से। उसका गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था, मगर सामने खड़ी लड़की पर अब उसके गुस्से का कोई भी असर ना हो रहा था। और होता भी क्यों? आखिर कब तक उसकी कैद में जुल्म सहदे? कभी तो उसे जान से आजाद होना ही था ना। कभी तो उसे अपने हक के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, आजादी के लिए आवाज बुलंद करनी ही थी ना। तो फिर आज क्यों नहीं करती? वो जो है जैसा है तुमसे लाख दर्जे बेहतर है मिस्टर श्रीराम मलक। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मुझे कैद करके तुम मुझे हासिल कर लोगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। मेरा जिस्म तुम्हारे पास जरूर होगा, मगर मेरी रूह, मेरा दिल, दिल की एक एक धड़कन सिर्फ उसके लिए होगी, तुम्हारे लिए कभी भी नहीं। उसका लहजा सामने कर शख्स को कांच की तरह तोड़ता चला जा रहा था, मगर वो जाहिर नहीं कर रहा था और अंदर से कितना जख्मी हो चुका है। अपनी बकवास बंद करो, निकलो मेरे कमरे से। तुम यहाँ रहने की लायक ही नहीं हो और बहुत जल्द तुम्हारा यह गुरूर मैं खुद तोड़ूंगा। बहुत जल्द तुम्हारे आशिक का चेहरा तुम्हारे सामने लाकर रहूंगा, याद रखना तुम। अपनी बात मुकम्मल करके उसे दरवाजे की तरफ धकेलता हुआ खुद सिगरेट चला चुका था, जबकि वो जो अभी अभी गिरते हुए संभली थी, अब वो अफसोस भरी निगाहों से इस खुदगर्ज शख्स को देख रही थी। सुनाई दिन दिया, निकलो मेरे कमरे से, गेट आउट। वो फिर से चीहा, जिस पर उसे अपने आंसू को साफ करते हुए कमरे से बाहर चली गई थी, जबकि वो खुद सोफे पर बैठा कश पर कश लगाए अपना गुस्सा कम करने की कोशिश में था। हेलो, इंस्पेक्टर रिजवान स्पीकिंग। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है आपको, हर हाल में वो पहुंचकर वो से जानू को बचाना है। एड्रेस सेंड करो। आप फोन बंद करते हुए अपनी बंदूक लोड कर चुके थे। बेहजाद, जल्द से गाड़ी तैयार करो और चंद आदमियों को साथ दो, हमें जाना है। ओके सर। वक्त जाया किए बिना वो लोग वहां से निकल चुके थे। वो अपना मोबाइल में लोकेशन देख रहे थे। सर, ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है? बेहजाद ने गाड़ी चलाते हुए धीमी आवाज में पूछा। तुम्हारे भतीजे और मेरे दामाद ने। वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, जिस पर वो खुद भी मुस्कुराने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद वो लोग इस वीरान से जगह पर पहुंचे, जहां कुछ कदम के फासले पर एक हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था। वहां बहुत से बच्चे थे जिन्हें बाकायदा रस्सियों से बांधा हुआ था। एक लाइन में खड़े वो एक एक करके हेलीकॉप्टर में सवार हो रहे थे। सर, ये कहीं वो बच्चे तो नहीं है जो भावलपुर से गायब हुए थे? उन्हें कराची लाकर भेजा जा रहा है। हाँ, ये वही बच्चे हैं जिनकी स्मगलिंग की जा रही है। सर, अटैक अब करना है, होशियार हो जाओ सब, हमें इन्हें चारों तरफ से घेरना है। इंस्पेक्टर रिजवान के पापा सब बड़ी होशियारी से अपने हथियार थामे हुए गाड़ी से उतर कर करीब जाने लगे थे। वहां बहुत से आदमी भी थे जो बच्चों को जबरदस्ती पकड़कर अंदर सवा कर रहे थे। इन सबको शूट करना है, मगर ध्यान से। ओके सर। वो सब निशाना बना चुके थे, बस रिजवान के इशारे के मुंतजिर थे। अटैक, उसके कहने की देर थी कि तमाम आदमियों की लाशें जमीन पर गिर चुकी थी। हर तरफ गोलियों से चलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। बच्चे मजीद खौफकी का शिकार हो चुके थे। बेजाद, तुम बच्चों को संभालो, बाकियों को हम देख लेंगे। ओके सर। बेजाद दो सिपाहियों के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ बड़ा था, जहां बहुत सारे बच्चे बाहर और कुछ अंदर सहमे खड़े थे। बेजाद ने बहादुरी से इन सब बच्चों को अपनी गाड़ी की तरफ भगाया और हेलीकॉप्टर का पूरा जायजा लिया, जहां अंदर सिर्फ असला बरामद हुआ था।
कुछ देर यूं ही फायरिंग होती रही थी। फिर वो लोग असला समेत तमाम गाड़ियों के साथ वापस थाने आ गए थे। सर, अब तो मान ले आपका फैसला गलत नहीं था। आज जो हम यहाँ इतनी जाने बचाने में कामयाब हुए हैं तो वो सिर्फ रोहेल की वजह से। बेजात के बात पर रिजवान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई जिसे वो छुपा ना सके। तुमने सही कहा बेजाद, अगर रोहेल ना होता तो आज फिर से कितनी मासूम मासूम जानों का सौदा हो जाता। रोहेल वाकई मेरी बेटी के बिल्कुल परफेक्ट है। माना कि मेरा फैसला बहुत जल्दबाजी में किया गया था, मगर सही साबित हुआ। रोहेल मेरी माई को फ्यूचर में बहुत खुश रखेगा और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें अपने दामाद पर फख्र हो रहा था। उन्होंने बुरहान की नजर से बचने के लिए माई को खुद तुर्की जाने की इजाजत दी थी और रोहेल को छुपकर निकाह करने का भी रिजवान ही कहा था, ताकि इस निकाह की खबर डॉन या एसके तक ना पहुंच सके। अगर उस निकाह में खुद शामिल होते तो ये बात फैल सकती थी और रोहेल जो बीस के साथ मिला हुआ था उसके जरिए बीस के प्लान में भी रुकावट आ सकती थी। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया था। हम आज ही वापस जा रहे हैं। वो डाइनिंग हॉल में आ चुका था, सबकी नजर पर थी, मगर वो खुद किसी को देखे बिना अपनी खास नशिस्त पर आ बैठा। रोहेल से तो वो बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। क्या इतनी जल्दी? वापस जाने का सुनकर नौफल उदास सा हो गया था, मगर मेहर भी कुछ ऐसा ही हाल था। शेराम, अरिशा भाभी किधर है? क्या वो नाश्ता नहीं करेंगी? वासम के सवाल पर वो एक नजर से देखकर अपने खाने में मसरूफ हो गया था। सब कुछ समझ चुका थे। जिसका मूड आज बहुत खराब है। शेहराम, हम कितने बजे वापसी के लिए निकलेंगे? शाम 7 बजे। इस दफा रोहेल से मुहातब हुआ था, जिस पर वो बिना उसको देखे हुए जवाब देने लगा। शेहराम, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती। नाश्ता शुरू करो। शेहराम बाकायदा उसकी बात करता हुआ खुद सबसे मुहातब हुआ तो सब खाने में मसरूफ हो गए, जबकि रोहेल आमलेट की प्लेट में चम्मच घुमावे न जाने फिर से किन सोच में गुम हो गया था। आरजे, शेहराम की आवाज पर वो होश में आया और उसके इशारे पर ठीक से नाश्ता करने लगा। खाने के दौरान किसी ने भी कोई बात नहीं निकाली थी, जबकि नाश्ता करके शेहराम रोहेल को इशारे से अपने पीछे बुलाता हुआ खुद स्टडी रूम में चला गया था। बैठो। उसकी बात को मानता हुआ उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा। वो शेहराम की नाराजगी और गुस्से को लेकर काफी परेशान था। उसने कभी भी कोई गलती नहीं की थी, न ही कभी शेहराम के हुक्म को इनकार किया था, मगर उसकी ये छोटी सी गलती से क्या कुछ हो गया था ये तो वो खुद भी जानता था। शेहराम, मैं पहले मेरी बात सुनो। जो गलती तुमने की है ना वो नाकाबिले माफी है, मगर उसका अजाला हो चुका है। मगर शेहराम, मैं फिर भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे वहां मोबाइल लेकर नहीं जाना चाहिए था। मैं सजा के लायक हूँ। तुम जो चाहो मुझे सजा दो, मैं तैयार हूँ। रोहेल का झुका हुआ सर देखकर शेहराम के चेहरे पर सर तासरात आने लगे थे। आरजे, सर उठाओ। शेहराम का लहजा सहज था। उसके बाद पर रोहेल ने सर उठाकर उसको देखा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपना सर कभी मत झुकाया करो। वो रही सजा की बात तो सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। शेहराम के आखिरी अल्फाजों पर रोहेल हारी नजर से देखने लगा। मुझे मंजूर है, पूछोगे नहीं कि क्या सजा है? रोहेल को खामोश देखकर शेहराम ने फिर से पूछा। सजा जो भी हो मैं भुगतने को तैयार हूँ। तो ठीक है, हम पाकिस्तान जाते ही माई की रुख्सती कर देंगे और फिर वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहेगी। यही तुम्हारी सजा है। शेहराम के कहने की देर थी कि रोहेल हैरान नजर से उसको देखने लगा। शेहराम, क्या? शेहराम, ये क्या कह रही हो? क्या इंस्पेक्टर रिजवान इस बात पर राजी होंगे? वो तो राजी ही थे, मगर अब तुम अपना सोचो। इतने दिनों बाद माई के पास वापस जाओगे तो क्या क्या हाल करेगी वो तुम्हारा? इस बार शेहराम का लहजा छीने वाला था। इस बार बेसाता रोहेल मुस्कुराने लगा। शेहराम बचपन से ही बहुत सख्त मिजाज और अकड़ू सा था, मगर रोहेल के साथ वो अक्सर हंसी मजाक का लिया करता था। तो अब बताओ मिस्टर आरजे, क्या तुम्हें ये सजा कबूल है? हाँ हाँ, मुझे कबूल है। बल्कि ऐसी सजा तो फिर सारी जिंदगी मिलती रहे, मुझे मंजूर है। रोहेल की बात पर शेहराम में मुस्कुराने लगा था, जबकि रोहेल का बस नहीं चल रहा था कि वो अभी ही माई के पास चला जाए। अभी वो माई के बारे में सोच रहा था जब उसके दिमाग में एक बात आई। शेहराम, मगर वो डिवाइसेस कोई आम तो नहीं थी ना? फिर वो डिवाइसेस वाकई में कोई आम नहीं थी। आर होरैन और महर ने उन्हें बहुत मेहनत से बनाया था। शेहराम एक तरफा मुस्कुराया था, जबकि उसकी बात पर रोहेल भी हंसने लगा था। क्या दिमाग पाया था बीस ने? वो सब कुछ बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता था। हेलो सुसर जी के बेस्ट फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद है जहाँ होंगे हैरियत से होंगे, मगर फिर भी डॉक्टर का बंदोबस्त कर लो, क्योंकि इस वॉइस को सुनने के बाद शायद तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए। क्योंकि जिस डिवाइस को तुम टॉप 1 डिवाइस समझ रहे हो ना, वो दरअसल फेक डिवाइस है। और बाकी 4 के जो डिवाइसेस हैं ना, उनमें कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग है। उन्हें सुनने के बाद शायद तुम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ, क्योंकि आगे जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसके बाद तुम कुछ भी सुनने के लायक नहीं रहोगे। आज फिर से उसके मेंशन में चार तरफ से हंगामा हेस माहौल बना हुआ था। वो फिर से पागल की तरह चलाया जा रहा था, जबकि एसके और उसका वो नकाबपोश लड़का सामने खड़े उसकी इस हालत को एंजॉय कर रहे थे। और बीस की इस आवाज को एसके के कल से 25 बार सुन चुका था, जिसे सुनकर डॉन का गुस्सा काबू में नहीं आ रहा था। बस कर दो डॉन, और कब तक इस बात का शोक मनाओगे कि बीस ने एक बार फिर से तुम्हें मामू बना दिया? एसके के कहने की देर थी कि डॉन शराब का गिलास मीवा फेंकते हुए उसकी तरफ लपका उसका ग्रेबान पकड़ने लगा। बंद करो अपनी बकवास, तुम शफकत, वरना यही तुम्हारी कब्र बना दूंगा मैं। मुझ पर गुस्सा उतारने से कुछ नहीं होगा। मेरी कब्रों को छोड़ो और 20 के नेक्स्ट अटैक का इंतजार करो तुम। एसके लिए अपना गिरबान छुपाते हुए कहा, जिस पर डॉन ने सामने टेबल पर पड़ी तमाम शराब की बोतलें हाथ मारकर नीचे गिरा दी।
बीस, तुमने एक बार फिर से मुझे धोखा दिया। मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। आह, तुम किस तरह से मुझे फेक डिवाइसेस भिजवा सकते हो? कैसे? उसका गुस्सा कम होने के बजाय मजीद बढ़ते जा रहा था, जबकि एसके को न जाने क्यों बहुत सुकून मिल रहा था। ड्रांगो तकलीफ में देखकर जैसे उसके सालों की आग आज थमने लगे थे।